गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ विनीत, अब तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ संस्कृत अब तो पढ़नी पड़ेगी, बहुत दिन निकल गए। क्वेश्चन नंबर 4, आइए। एक्सरसाइज नंबर 10.2 इन द ओल्ड बुक। क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 कर लिया है हमने इस एक्सरसाइज में, सेकेंड एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर, और साथ में एक क्वेश्चन और कर लिया, सिक्स्थ वाला। तो अभी फोर्थ फिफ्थ करना है। पहले फोर्थ क्वेश्चन इज प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्किल आर पैरेलल। भाई टेंजेंट बनाने के लिए एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स ले लिए जाए, तो डायमीटर के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स पे एक एक टेंजेंट बना दी जाए तो दो टेंजेंट्स बन जाएंगी। प्रूव करो कि वो दोनों टेंजेंट्स कैसी बनेंगी, पैरेलल बनेगी। सर डायमीटर तो बहुत सारे होते हैं, कोई सा भी डायमीटर ले सकते हैं क्या? यस, वी कैन टेक एनी डायमीटर विच वी लाइक। कोई सा भी एक डायमीटर बना के उसके दो एंड पॉइंट्स फिक्स कर दें और उन दो एंड पॉइंट्स को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की तरह इस्तेमाल करते हुए दो टेंजेंट्स आते हैं, तो वो दोनों टेंजेंट्स आपस में कैसी बनती हैं, पैरेलल बनती हैं। दिस इज द सर्किल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ एनी डायमीटर। तो देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता मैम कि डायमीटर ऐसे ही बनाए, नहीं आपने बनाया ना डायमीटर ऐसा या ऐसा, ऐसा कोई जरूरत नहीं। हालांकि बनाओगे गलत नहीं है, बट सीखने के हिसाब से सोचो कि डायमीटर कोई सा भी हम बना सकते हैं। हम ऐसा कोई आड़ा टेढ़ा डायमीटर बनाएंगे उसमें भी पैरेलल बनेंगे, ठीक है। ये डायमीटर खींचे हमने, ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए। इन एंड पॉइंट्स को किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की तरह। किसकी तरह इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की तरह। तो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगी और एक टेंजेंट ऐसे बन जाएगी। तो हमको ये पैरेलल नहीं दिख रही है ना, क्योंकि सर्किल सर्किल परफेक्ट नहीं है। सो ये जो है टेंजेंट्स आपस में होंगी पैरेलल, ऐसा आपको प्रूव करना है। ओके, तो हाउ विल वी प्रूव दिस? तो सेंटर बना दो, जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं उनको पी क्यू ले लें, पी क्यू। और वैसे तो टेंजेंट लाइंस होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमको लाइन सेगमेंट के नजरिए से देखना पड़ेगा। तो लेट्स से लाइन सेगमेंट ए बी एंड लाइन सेगमेंट सी डी। तो अब अपने को क्या प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल सी डी। अपने को क्या प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी। गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा, बोलो। गिवन पॉइंट क्या हो जाएगा कि पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, AB is the tangent drawn at the point of contact P. BCD is the tangent drawn to the circle at the point of contact Q. Now to prove क्या करना है, बस सिंपल सा लॉजिक है। प्रूव हमको ये करना है कि these two tangents are parallel. That means AB parallel CD. Okay, स्टार्ट करें प्रूफ सेक्शन। ओके चलो बताओ, आ रहा हो बोलो कैसे प्रूव करेंगे। बंद करिए नोटबुक्स एंड बुक्स, सब कुछ बंद करिए। रफ शीट निकाल के रख सकते हो बस चाहो खुद की प्रैक्टिस के लिए। बोलो आ रहा हूं। हम्म पी पे, पी पे तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, कौन सा एंगल, थ्री लेटर में एंगल बोलो।
क्यू पी, आगे बी, क्यू पी बी, ये वाला एंगल कितने डिग्री का बनेगा? ये 90 डिग्री का। ठीक है, बनेगा क्या 90 डिग्री? एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस भी कह सकते हैं या टेंजेंट एंड डायमीटर भी कह सकते हैं। डायमीटर के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। नेक्स्ट आगे बताओ। सी क्यू पी, ये कितना बनेगा? 90 बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बनेगा। ये भी वही डायमीटर एंड टेंजेंट के बीच का एंगल है। आगे आगे बताओ। यहां तक सही हो आप? आगे बोलो कैसे प्रूव करें इसको। पहले भव्य बोलो, दोस्त की मदद करो। बोलो लीजा। मुझे आंखों में दिख जाता है ये क्वेश्चन किसको परेशान कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है। चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है। आप सोचते होंगे जब मुझे नहीं आता तभी क्यों पूछते सर, जब आ रहा होता है तब तो कभी पूछते नहीं है। और ये तो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, यही क्यों पूछा मुझसे? मयंक बोलो। हाँ करना, मैं थोड़ा मना कर रहा हूँ। ये 90 तो ये एंगल का नाम बोलो, ये वो मत करो। ठीक है, ये तो बना रखा है 90 और ठीक है, ये दोनों 90। आगे बताओ। इन दोनों का सम 180 है। इन दोनों का सम 180 है। सही बोला ये? अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले एंगल्स का सम 180 हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री कहलाएंगे, तो फिर लाइंस पैरेलल मानी जाएगी। ये यूज कर सकते हो, बट आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। जो एंगल इसने क्या नाम है, आरव ने कहा कि ये एंगल लो, तो अब देखो ये एंगल लें हम, तो ये सीधे के सीधे इक्वल हो गए। तो जो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी तो होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल भी तो होते हैं, तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और अल्टरनेट एंगल्स ना लें, सेम साइड वाले ले लें, तो उन दोनों का सम 180 का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, बोलो तो कैसे करेंगे हम इसको यार। सबसे पहले टेंजेंट ए बी, टेंजेंट ए बी परपेंडिकुलर होगी किससे? पीक्यू से, क्यूपी से होगी ना? बोलो, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे बनी हुई है। ठीक है, दैट इज एंगल, जैसा कि आप कह रहे थे, क्यू पी बी 90 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा। लेट्स मार्क इट इक्वेशन नंबर 1। अगेन अगेन दूसरा टेंजेंट उठाओ। दूसरे टेंजेंट का नाम हमने क्या रखा है? सी डी। अगेन टेंजेंट सी डी, वो किससे परपेंडिकुलर होगी? वो किससे परपेंडिकुलर होगी? पी क्यू से। अपने को एक लाइन लिखनी पड़ेगी, टेंजेंट
but they are alternate angles. ठीक है, and they are equal also, and are equal also. क्या कह रहा है ये? वाह. So AB is parallel to CD. प्रूव्ड करो और फिर अभी चर्चित की गलतफहमी दूर करते हैं. Hence proved. Hence proved. ठीक है, हो गया. तो बड़ा सरल सा क्वेश्चन था. हाँ, कितने लोग मानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स होंगे तो हमेशा इक्वल ही होंगे चर्चित के अलावा? अगर पैरेलल लाइन से अल्टरनेट एंगल्स बने हुए हैं तो इक्वल होंगे. अब ऐसे मत कहना कि अल्टरनेट एंगल्स तो पैरेलल लाइन से ही बनते हैं. यस सर, कौन कह रहा है? चलो सुनो मेरी बात. लेट्स से ये भी दो लाइंस हैं, दीज आर नॉट पैरेलल. तो आपको पता है कि अगर मैं एक लाइन बनाऊं जो दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो भी इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहा जाता है. ऐसा नहीं है कि पैरेलल लाइंस के साथ ही ट्रांसवर्सल होती है. हाँ, ट्रांसवर्सल लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो दो लाइंस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे, दैट इज इट. तो अब इस जगह पे ये अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे क्या? अल्टरनेट एंगल्स तो फिर भी है ना, ये अल्टरनेट एंगल्स तो फिर भी हैं. नहीं हो रहा का विश्वास? बोलो, नहीं हो रहा? विश्वास नहीं हो रहा क्या जो मैं कह रहा हूं? या लग रहा है कि सर हवा में बात कर रहे हैं? ऐसा ही लग रहा है, पता है मुझे. मैंने क्या कहा, मैं आंखों को पढ़ लेता हूँ और हाव भाव को भी पढ़ लेता हूँ. तो आपको 9वीं क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कराना अति आवश्यक है यहाँ पे, ताकि आपके दिमाग से वो कचरा निकले जो आपको आगे हानि पहुंचा सकता हो. You must have gone through this chapter in your last session. Yes or no? Can you see here? Are these parallel lines or intersecting lines? Are these which kind of lines? Intersecting है नहीं, ये तो parallel है क्या? नहीं है क्या? नहीं. ठीक है, अब सुनो ये क्या कह रहा है, पढ़ो. Therefore, line L intersects line M and N at points P and Q. Therefore, line L is a transversal for line M and N. ठीक है, तो पैरेलल लाइंस होना जरूरी नहीं है ट्रांसवर्सल की उपाधि प्राप्त करने के लिए. दूसरा इसमें से एंगल 1278 को एक्सटीरियर एंगल्स कहेंगे. लाइंस पैरेलल नहीं है फिर भी कहेंगे, ओके. और बचे हुए को इंटीरियर एंगल्स कहेंगे. लाइंस पैरेलल नहीं है तो भी कहेंगे. अब इसके बाद शुरू होती है कहानी की अगर लाइंस पैरेलल हो तो इस कैटेगरी के और इस कैटेगरी के एंगल्स में रिलेशन स्थापित होना शुरू हो जाता है, अगर लाइंस पैरेलल हो. और अगर नहीं हो तो देयर इज नो सच रिलेशन, लेकिन इनका नाम तो वही रहेगा जो है. अरे नीचे पढ़ो ना भाई, पूरा पढ़ा हूं, पूरी क्लास 9th रिवाइज कराऊं आपको. ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. एंगल 4 और एंगल 6. अपनी आंखें बड़ी करो थोड़ी और देखो. और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है 1 and 5. अब यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि 1 = 5, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि 4 = 6. ये इक्वल टू कब लगाएंगे? जब लाइंस पैरेलल होंगी. लाइंस पैरेलल नहीं होंगी तो भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल्स तो कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो अल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हैं, या फिर उल्टा कहते हैं लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं. अभी हमारे केस में हमारा जो क्वेश्चन था अल्टरनेट एंगल्स हमारे इक्वल निकले, इसलिए ये साबित हुआ कि लाइंस आर पैरेलल. सो ऑल डन. किसी प्रकार की कोई गलत फैमिली नहीं है. हाँ फैमी, ठीक है. इसको पढ़ लेना, 9th का कॉन्सेप्ट है, जाके एक बार रीड थ्रू कर देना, मेरे को बता देना, मैं पीडीएफ भेज दूंगा. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट द परपेंडिकुलर at the point of contact to the tangent to a circle pass. ये इस एक्सरसाइज का सबसे बकवास क्वेश्चन. ये टोटल एक्टिविटी बेस्ड है. ये क्या कह रहा है कि एक ऐसी लाइन बनाऊं मैं, पहले तो मैं टेंजेंट टू अ सर्किल बनाऊं, ठीक है. फिर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो ही जाएगा उसका. उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन बनाए
जो कि परपेंडिकुलर हो, जो उससे परपेंडिकुलर हो, तो वो सेंटर से ही पास थ्रू होती हुई जाएगी। कहने का मतलब ये ऐसे कह रहा है, ऐसे करो आप, पहले बनाओ सर्किल। हाँ, पहले आप सर्किल बनाओ। अब सर्किल बनाओगे और उसके बाद फिर क्या बनाओगे, टेंजेंट। तो टेंजेंट बनाने के लिए कुछ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेना पड़ेगा आपको। तो लेट से मैंने वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लिया, टेंजेंट खींच दी। अभी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन बना दो। इस पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर 90 डिग्री इंटरसेक्शन वाली एक लाइन बना दो। ये 90 डिग्री इंटरसेक्शन वाली लाइन बन गई, तो साबित करो ये लाइन सेंटर से पास थ्रू होती हुई जाएगी। अरे ये लाइन बनेगी डायमीटर, तो डायमीटर तो सेंटर से पास थ्रू होती है ना, तो बस इतना पास करना है कि टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। अब टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन बहुत सारी बन सकती है, देखो टेंजेंट से परपेंडिकुलर ये भी है, ये भी है, ये सारी टेंजेंट से परपेंडिकुलर है, पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनी हुई, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट से परपेंडिकुलर बनी हुई, वो सेंटर से पास थ्रू होती हुई जाएगी, ऐसा आपको साबित करना है। समझ आया? अब सोचो कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। ऐसे अजीबोगरीब क्वेश्चन भी कई बार आते हैं एक आध नंबर के। हाँ ठीक है, तो बताओ, लेट्स से ये ए बी, ये पी और क्यू पिछली बार की तरह ले लेते हैं और इसको ओ। हाँ, एक और सेंटर मान लें, ठीक है, वो मतलब उल्टा मानने वाला है ना, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल मानने वाला। और कुछ तरीका? देखो अगर इसमें से और उससे अगर अपन यहाँ पे खींचेंगे, इससे मतलब ओपी पे बी लाइन, तो बी ए से मैं भी है ना, ओ से लेकर बी और ए के बीच में एक लाइन खींचेंगे। ओ से लेकर बी और ए के बीच में एक लाइन खींचूं? एक मिनट, बी और ए के बीच में लाइन ऐसे खींच दूं? ठीक है, अब ये प्रूव करेंगे कि ओपी छोटी होगी, यहाँ पे बी कोई सा ले लो, ये ले लो, आर ले लिया, सब ले लो, ये सही बोल रहा है वैसे, सुनो ध्यान से। हाँ, ये प्रूव करेंगे अगर ओ आर बड़ी होगी ओपी से। वो कैसे करेंगे? और वो कर देंगे उसके बाद, जैसे अपन ने प्रूव कर दिया कि ओपी तो छोटी होगी, ओ आर बड़ी होगी, नहीं चलो कर दिया, उसके बाद क्या? के बाद मतलब हो जाएगा कि ओपी रेडियस होगी और रेडियस ओपी तो उड़ा है, सेंटर से ओपी जाएगी। आप बताओ चर्चित क्या कह रहे हो? एक सेंटर दूसरा ले लो, ओके, एक सेंटर दूसरा कहां लूं, इस लाइन पे के बगल में ले लूं, ओ डैश। हाँ, किसको, कौन सी लाइन? हाँ, ओ डैश को पी से ज्वाइन करो, यस ठीक है। हाँ, अब बताओ। अब सर अपन ये बताएंगे कि ओपी और ओ डैश भी है ना, एक लाइन है, हम एक ही लाइन। देखो ये तरीका सही है, हम क्या करेंगे? हाँ हाँ बताओ। सर देखो, डायमीटर है ये, ऐसा मुझे नहीं पता, अभी तो ये एक परपेंडिकुलर है। एक मिनट रुक जाओ, बताओ, इसको डायमीटर प्रूव कर देंगे। हाँ, वो कैसे करें? कहाँ है? चलो देखो कैसे प्रूव करेंगे, अब ध्यान से सुनिए सब लोग। हम ऐसे मान लेंगे कि इस सर्किल का रेडियस जो है, इस सर्किल का देखो ओ डैश इसको ले लो, ओ डैश ओ उसको ले लो, और ओ डैश इसको ले लो, या पहले चलो पहले की तरह रहने देते हैं, ओ इसको ले लो, ओ डैश इसको ले लो। हम अभी ये मानेंगे कि सर्किल का सेंटर ओ डैश है। क्या मानेंगे? लेट द सेंटर ऑफ द सर्किल बी ओ डैश, लेट द सेंटर ऑफ द सर्किल बी ओ डैश। तो अगर सर्किल का सेंटर ओ डैश है और P जो है उस पर एक पॉइंट है, एंड P be a point lying on the circle, P be a point lying on the circle। हमने क्या माना बताओ? दो चीजें मानी। एक तो हमने माना कि सर्किल का सेंटर क्या है?
ओ डैश, और दूसरी चीज हमने क्या मानी, पी एक ऐसा पॉइंट माना जो सर्किल के ऊपर लाया कर रहा है। तो सेंटर से सर्किल के ऊपर लाया करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसको रेडियस कहते हैं। तो इन दोनों बातों से हम क्या लिख सकते हैं, सो ओ डैश पी इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। बोलो भाई, ओ डैश अगर सेंटर है, पी उस पर लाया कर रहा है, तो ओ डैश पी को कनेक्ट कर दे तो रेडियस बनेगा नहीं बनेगा, ओ डैश पी इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, यहां तक क्लियर है। और अगर ये ओ डैश पी रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो पी पे अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं तो रेडियस तो टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, तो ओ डैश पी टेंजेंट ए बी से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये बात लिखेंगे हम। नाउ AB is the tangent drawn to the circle. AB is the tangent, थोड़ा theoretical क्वेश्चन है, drawn to the circle, drawn to the circle at the point of contact P, at the point of contact P. So यहां से क्या पता चलेगा, यहां से पता चलेगा कि जो रेडियस है ओ डैश पी वो परपेंडिकुलर हो जाएगी टेंजेंट ए बी से। ठीक है, सही बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना तेरे को। ठीक है, अब इसको ले लो स्टेटमेंट नंबर 1, इसको ले लो स्टेटमेंट नंबर 1। अब हमको क्वेश्चन में ये गिवन है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में हम अलग ही एक परपेंडिकुलर बना रहे हैं जिसका नाम है पी क्यू। ये पी क्यू कहां से आया, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है कि आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। ओके, तो मैं क्या करता हूं, नाउ इट इज गिवन दैट, नाउ it is given that PQ is a line, PQ is a line drawn perpendicular to the tangent AB, drawn perpendicular to the tangent AB at the point of contact P, at the point P लिख दो शायद, at the point P। दैट इज, इस पूरी स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कहें तो जो लाइन पी क्यू है वो टेंजेंट ए बी से परपेंडिकुलर बनाई गई है। बोलो, टेंजेंट ए। तो इसको ले लो स्टेटमेंट नंबर 2। नाउ लुक एट स्टेटमेंट नंबर 1 एंड लुक एट स्टेटमेंट नंबर 2। इन दो स्टेटमेंट से हम क्या कहेंगे, इन दो स्टेटमेंट से हम क्या कहेंगे, चेक करो। स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है, स्टेटमेंट नंबर 1 ये कहता है कि क्या, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहता है कि O डैश P परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB से। स्टेटमेंट नंबर 2 क्या कहता है कि PQ परपेंडिकुलर है टेंजेंट AB से। तो इसमें हमने O का कहीं जिक्र नहीं किया ना, तो फिर क्या करेंगे, देखो हाँ O डैश की जरूरत ही नहीं है। यस, तो हम एक काम करेंगे, डैश को हटा दो और इस पे भी O मत लगाओ। अब अपन इन दो स्टेटमेंट से कह देंगे कि इन दो बातों से साबित होता है कि PQ मस्ट पास थ्रू O डैश P। O डैश को हटाई दो, PQ मस्ट पास थ्रू द सेंटर O। और यही हमको बात करनी है, प्रूव करना है, यही तो हमको प्रूव करना है कि PQ जो है सेंटर से पास थ्रू होना चाहिए। देखो ये टेंजेंट AB, टेंजेंट AB OP PQ। ओके, अब ये भी P पे बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर, वो भी P पे बन रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। देखा जाए तो PQ और OP की लाइन होगी, एक लाइन पे, एक लाइन पे एक ही पॉइंट पे मैं परपेंडिकुलर बना, एक ही पॉइंट पे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो यूनिक परपेंडिकुलर बनेगा नहीं बनेगा। भाई अलग अलग पॉइंट पे बनाओ तो अलग अलग बनेंगे, लेकिन एक ही पॉइंट पे बना रहे हैं ना, तो आप 10 बार बनाओगे तो भी तो वही लाइन बनेगी। देखा जाए तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का नाम ही अलग अलग है पर ये है तो सेम लाइन। तो PQ must PQ coincide with the line OP और PQ coincide करती लाइन OP। coincide मतलब उसके ऊपर ओवरलैप करना, coincide मतलब उसके ऊपर ओवरलैप करना। तो PQ अगर OP पे ओवरलैप कर रही है तो O सेंटर है, तो O से पास होती हुई जाएगी नहीं जाएगी, बस दैट्स इट। ठीक है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन या फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, नाउ फ्रॉम 1 and 2 O डैश लेने की जरूरत नहीं है। फ्रॉम 1, कोई बात, फ्रॉम 1 and 2 we have line PQ coincides, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ओवरलैपिंग को बोलते हैं कोइंसाइड करना।
coincides with the radius OP। ठीक है, लाइन PQ कोइंसाइड करती है रेडियस OP से, सो लाइन PQ must pass through the center O, must pass through the center O। प्रूव्ड हो जाएगा, hence proved, hence proved। बताओ कोई डाउट, बोलो क्या बातचीत हो रही, कोई और तरीका मिल रहा क्या, इसको मिला है बता, यही है ना, ठीक है समझ आया, ओके। मतलब हम एक बार देखो, आपको कोई ऐसी चीज कभी भी प्रूव करने के लिए देते हैं जो कि क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है कि इसको क्या प्रूव करना, तो हमने क्या तरीका सीखा है मैथमेटिक्स में, उसका वो चीज आप मानो मत कि ऐसा है, आपको दिख रहा है लेकिन एक बार के लिए मत मानो। लाइक आपको पता है कि अगर मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो सेंटर से पास थ्रू होगा ही होगा, तो लेकिन वो प्रूव ये करवाना चाह रहा है तो एक बार के लिए मत मानो, आप मत मानो कि वो सेंटर से पास थ्रू हो रहा है। तो सेंटर को थोड़ा देखो, इधर देखो, ये ओ सेंटर जो है ये एक्चुअली PQ पे, लेकिन अब वो प्रूव यही करवा रहा है ना भाई, तो हम मान लेते हैं कि चल नहीं है, हम बगल में रख देंगे, नहीं है तेरी बात मान, तो प्रूव ये करवाना चाहता है, ठीक है। अब मैंने OP रेडियस हो जाएगी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, PQ तो खुद कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग परपेंडिकुलर नहीं बन सकते सेम लाइन से, यानी कि ये दोनों कोइंसाइड करेंगे, ओवरलैप होंगे, ओवरलैप होंगे तो सेंटर से क्या करेंगे, इतनी सी बात है, ओके। हाँ सर आप लोग मैं बोल रहा था ना कि अगर PA के बीच में बनाएंगे लाइन, हाँ तो सर देखो अपन बना रहे हैं बाहर से, सर्कल के बाहर लाइन बना रहे हैं, हाँ ये लो, है ना, तो ये सर्कल के बाहर है, तो ये OP तो सर्कल के वो सर्कल वो सर्कल ये ना, हाँ तो एक्सटीरियर बड़ी होगी, हाँ, हाँ। बड़ी होगी तो और सेंटर से पास नहीं होगी, पर OP परपेंडिकुलर बनेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगी, तो सर्कल मस्त पास में मस्त से पास। देखो ये जो आप कह रहे हो, इसको मैं ये तो कह रहे हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, जो सर्कल के ऊपर है, सर हम बनाएंगे ना, तो अगर आप सर यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाओगे, नहीं और टेंजेंट बना रहे ना, टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, नहीं टेंजेंट से ओ बना रहे ना, अपन ने बना दिया। अब आप कहना चाह रहे हो कि ये तो है, ये तो परपेंडिकुलर है, ये तो है परपेंडिकुलर, ये तो आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनाया, लेकिन उस लाइन का रोल ही क्या है, जब वो परपेंडिकुलर, जब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बनी नहीं रही, तो सर उसके तो बहुत सूत्र में तो ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर बनाएंगे, जो कि उस पे से उसके छोटे एडजस्ट होके जाएगी, परपेंडिकुलर बनाएंगे तो सेंटर क्लोज होगी, तो हमने परपेंडिकुलर बनाया, लेकिन ये हमने परपेंडिकुलर नहीं बनाया, तो भी सेंटर क्लोज ही जाएगी, फिर उसी का वो लॉजिक नहीं है। ये लो, ऐसे तो बहुत सारी लाइन बनाई जा सकती है जो सेंटर क्लोज ही जाएगी, चलो बहुत सारी लाइन है, एक और बना लो सेंटर क्लोज, ऐसी मुश्किल है, तो परपेंडिकुलर ग्रुप पे लेके बेहतर आएगा, ये हमको तो परपेंडिकुलर प्रूव करना है, और वो भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये कब प्रूव होगा पता है, ये कब होगा, इधर सुन लो, अगर आपको ये साबित करना है कि एक पॉइंट से एक लाइन पे परपेंडिकुलर दूरी ही शॉर्टेस्ट दूरी होती है, उसके लिए होता है, देख तो आप कह रहे हो वो थ्योरम है हमारी 9th में थ्योरम थी वो, तो कि अगर हमने एक लाइन खींच दी, एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालो, तो किसी ने ऐसे निकाली, किसी ने ऐसे निकाली, किसी ने ऐसे निकाली, किसी ने ऐसे ऐसे अलग अलग दूरियां निकाल ली सबने। अब जो इसमें से परपेंडिकुलर दूरी है, ये दूरी सबसे छोटी दूरी होगी, साबित करो ये दूरी सबसे छोटी है इन बाकियों से, तो कैसे साबित करेंगे, लेट से ये O था, ये P था, ये A B C D, हम क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल्स लेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल OPA देखो, ट्राइंगल OPA देख रहे हो, बोलो, उसमें ट्राइंगल OPA में हाइपोटेन्यूज कौन है, OA, 90 डिग्री के सामने, ओके। अच्छा दूसरा ट्राइंगल ले लो आप, OPB ले लो, OPB में हाइपोटेन्यूज कौन है, OB है, ठीक है। तीसरा ले लो ट्राइंगल OPC ले लो, उसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज OC है, और ट्राइंगल OPD ले लो, उसमें हाइपोटेन्यूज कौन है, OD है। अब आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज से लंबी कोई साइड नहीं हो सकती, तो हाइपोटेन्यूज OA OP से बड़ी होगी, हाइपोटेन्यूज OB भी OP से बड़ी होगी, हाइपोटेन्यूज OC भी OP से बड़ी होगी,
हाइपोटेन्यूस ओडी भी ओपी से बड़ी होगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये ओपी आप किसी भी ट्रायंगल की साइड मान लो, ये हमेशा इन हाइपोटेन्यूस से हार जाएगी, क्योंकि हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी साइड होती है। अब इन हाइपोटेन्यूस आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है वो भी नहीं पता, कि वही बड़ा है वो भी बड़ा है वो भी बड़ा है वो भी छोटा है, नहीं पता। लेकिन ये जरूर पता है कि ये सारे के सारे ओपी से तो बड़े हैं, यानी ये जरूर पता है कि ओपी इन सबसे छोटा है। ओपी हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आपको कोई भी कहे कि परपेंडिकुलर दूरी ही शॉर्टेस्ट दूरी होती है, इसको साबित करो तब आप ये लोगे। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया क्या? 6 तो कल हो गया। 7 देखो, two concentric circles are of radii 5 and 3, find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए। 7th one is a practical question, एग्जाम में आने लायक, 2 नंबर का। 6 कल ही हो गया था, कल आप नहीं आए थे, फिजिकली आए थे, मेंटली नहीं आए थे, तो फिर क्यों नहीं पता? आखिरी में चले गए थे बीच में से उठ के? अच्छा, मेंटली बीच में चले गए। मैं फिजिकली तो मैं बीच में से अलाउ नहीं करता हूँ जाना। हाँ जी, सो 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की बात हो रही है। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स? जिनका कॉमन सेंटर हो, विच शेयर देयर सेंटर, जो अपना सेंटर शेयर करें, कॉमन सेंटर हो जिनका, उनको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक, कॉन मतलब कॉमन, सेंट्रिक मतलब सेंटर होना, कॉमन सेंटर होने वाले सर्कल्स। सबका एक ही सेंटर होता है, तो फिर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो एक पेयर ऑफ सर्कल्स या मोर देन वन सर्किल का एक ग्रुप है जिनका सेंटर क्या है? कॉमन है। ओके चलो, अब बात करते हैं, जब भी हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, वैसे इस क्वेश्चन का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो हमेशा एक सर्कुलर रिंग बन के आएगी। हमेशा क्या बनेगी? तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो वाला फिगर था जिसमें सर्कुलर रिंग बनती है, ऐसे भी याद रख सकते हो। कभी भूल जाओ कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला फिगर कैसा बनता था, सर्कुलर रिंग वाला जो फिगर है वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल से रिलेट हो जाता है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, तो ऑब्वियसली छोटे वाले सर्कल की रेडियस कम है और बड़े वाले की, तो छोटे वाले की है 3 और बड़े वाले की है 5। ठीक है, इसको माइंड में रखना। अब एक ऐसा कोड बनाइए जो कि लार्जर सर्किल का तो कोड है, लार्जर सर्किल का तो वो, लेकिन छोटे सर्किल वो टेंजेंट है, क्योंकि उसको टच करता है, टच करता है मतलब टेंजेंट। तो छोटे सर्किल का टेंजेंट बड़े सर्किल का कोड बनाइए, बनाकर उसकी लेंथ निकालिए, बनाकर उसकी, तो अगेन हम बहुत सारे ऐसे कोड्स बना सकते हैं, लेकिन सबके सब एक ही लेंथ के निकलेंगे, कोई भी एक बना दो। तो लेट्स से मैंने क्या बना दिया, कैसे बना सकते हैं? ठीक है, बन गया। देखो ये छोटे सर्किल को छू के जा रहा है, तो उसके लिए तो टेंजेंट का काम कर रहा है, और बड़े सर्किल को ये 2 पॉइंट्स पे छू रहा है, तो उसके लिए कोड का काम कर रहा है। ओके, सो लेट्स से ये हो गया हमारा कोड ए बी, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया पी, और सेंटर तो दोनों का कॉमन था ही सही ओ। तो आपको कोड ए बी की लेंथ चाहिए, कोड ए बी की लेंथ चाहिए, दोनों का रेडियस है आपके पास। छोटे वाले सर्किल का जो रेडियस है उसको ओपी करके मार्क करके छोड़ सकता हूँ, कितना था? और बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस था उसको ओए या ओबी दोनों लिख सकते हैं, तो ओए लिख के मार्क कर देते हैं हम 5 सेंटीमीटर। ओके डन। अब रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होती है, रेडियस टेंजेंट से क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो आप ध्यान से देखें भाई, कोड ए बी ऑफ द लार्जर सर्किल, हेयर कोड ए बी of the larger circle, of the larger circle is the tangent to the smaller circle, is the tangent to the smaller circle। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बताओ, at the point of contact P, at the point of contact P, ये गिवन है। It is given that chord AB of the larger circle is the tangent to the smaller circle at the point of contact P। तो OP will be perpendicular to tangent AB, या chord AB भी कह सकते हो। ठीक है, डन। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो वी कैन इंप्लाई दैट एंगल OPA इक्वल टू 90 डिग्री। सो अब आप ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस लगा लो ट्राइंगल OPA में। सो नाउ इन ट्राइंगल OPA
नाउ इन ट्राइंगल ओपीए, एंगल ओपीए तो 90 डिग्री आपने साबित कर ही दिया ऊपर, ठीक है। ओपी आपने 3 सेंटीमीटर लिख लिया और ओए आपने 5 सेंटीमीटर लिख लिया। सामने लिख देना रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल, रेडियस ऑफ लार्जर सर्किल, ये बनाइए। डन। तो अब आपको निकालना है एपी, क्वेश्चन मार्क, एपी आपको निकालना है। सो यू कैन यूज द, क्यों सी आ रही है, क्यों सी आ रही है, हाथ नीचे कर, हाँ आप भी हाथ नीचे करो, सीधे बैठो, बताओ क्यों सी आ रही है, नहीं आ रही। अब हाथ ऐसे, फिर प्रॉब्लम है हाथ में या मुंह में, बिल्कुल सीधे ऐसे बैठोगे। सो कैन आई कैन वॉच योर एक्सप्रेशंस, और पता लगाया जा सके कि कौन है जो तुमको हंसी पास कर रहा है यहाँ से। हर चीज पास कर दो आप। नहीं मैं कर सकता हूँ, आप लोग आपस में नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको करनी है तो आप मुझे पास करो, आपस में मत करो, ठीक है। क्योंकि मुझे पास की हुई हंसी लाभदायक होगी, आपस में पास की हुई हंसी एक दूसरे के लिए हानिकारक होगी। आइए, so by using Pythagoras theorem, do you want to watch movie 12th fail? Yes, sir. So come on this Sunday by using Pythagoras theorem. अरे अब इस पे ध्यान दो, we have, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। तो बोलो ओपी स्क्वायर 90 डिग्री के सामने क्या है, ओए, तो ओए हाइपोटेन्यूस एक तरफ रहेगा, बगल के अगल बगल की साइड दूसरी तरफ रहेंगे। सो व्हाट आई कैन राइट, ओपी स्क्वायर प्लस, ट्रिपलेट नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, 5 4, ओपी स्क्वायर एपी स्क्वायर इक्वल टू ओ स्क्वायर, ठीक है। ट्रिपलेट तो बन रहा है, लेकिन सब्जेक्टिव पेपर में थोड़ा लिख के आएगा कि ट्रिपलेट बन रहा है, इसको देखो पाइथागोरस से ही करना है, ठीक है। अभी 10th में ये तो 12th में नहीं पहुंचा है, 12th में आ जाए तो सीधे लिख देना कि हाँ ये 5 4 है तो ये 3 है, ये 5 3 है तो ये 4 है। दैट इज ओपी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, एपी पता करना है, ओ ए पता है, सो 9 प्लस एपी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप करके आएंगे अब एग्जाम में, ठीक है। सो एपी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 25 माइनस 9 विच गिव्स मी 16, तो यहां से एपी की वैल्यू हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 16, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। तो अब ये भी मेरा फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन ठीक है, एपी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर आई है, राइट। अब मैं लिखूंगा कि ओपी जो है कोड, यहाँ पे तो देखो आप क्या लिखोगे, इस एबी के आगे लिखोगे टेंजेंट, क्या लिखोगे, छोटे सर्किल के हिसाब से। अब बड़े सर्किल के हिसाब से वो कोड है, बड़े सर्किल के हिसाब से क्या है वो, तो अब कोड पर जब परपेंडिकुलर बनता है तो 9th क्लास के कॉन्सेप्ट्स निकालिए, जब अपन कोड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, कोड क्या हो जाएगी, बाइसेक्ट हो जाएगी। तो ओपी परपेंडिकुलर है कोड एबी से, सेंटर से परपेंडिकुलर बनना चाहिए, तो वो सेंटर है, सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया कोड एबी पे एट द पॉइंट पी, तो हमारी कोड भाई साहब जो है बाइसेक्ट हो गई, यानी कि एपी। सो एपी और बीपी दोनों के दोनों हो गए बराबर, दोनों के दोनों बराबर हो गए। एपी और बी दोनों 4 सेंटीमीटर एपी निकाल लिया, तो ये भी 4 सेंटीमीटर ईच हो जाएगी। तो हमको लेंथ ऑफ कोड एबी चाहिए थी, वो निकालने के लिए मैं डबल कर दिया दोनों को जोड़, लेंथ ऑफ कोड एबी विल बी लाइक एपी प्लस बीपी 4 + 4 gives me 8 सेंटीमीटर, ठीक है। डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर दो डिलीट। यस सर। नेक्स्ट आ जाओ 8 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर एक और था 13, ये दोनों साथ में करेंगे क्योंकि दोनों का फिगर एक ही है, करीब करीब, ठीक है। आओ अभी टाइम है, दोनों हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल, एक क्वाड्रिलेटरल ने सर्किल को चारों तरफ से घेर लिया है, सर्कमस्क्राइब मतलब चारों तरफ से टच करके जाना। तो देखो ये सर्किल को, ये क्वाड्रिलेटरल आर पे, क्यू पे,
P पे और S पे साइड्स को, इसके साइड्स इसको टच करके जा रही हैं, सर्कमस्क्राइब करना इसको बोलते हैं, जैसे ये करके बैठा है। अब आपको प्रूव करना है कि AB और CD की जो लेंथ का सम है, यानी आमने सामने की साइड्स जो हैं AB और CD, इनकी लेंथ को हमें जोड़ दूंगा और AD और BC की लेंथ को भी मैं जोड़ दूंगा, तो ये लेंथ और ये लेंथ का सम इक्वल आएगा। अपोजिट साइड्स की लेंथ जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ऐसा आपको साबित करना है, प्रूव करना है, हमेशा होगा, चाहे से बाहर वाला क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल हो, चाहे से पैरेललोग्राम हो, चाहे से क्वाड्रेंट हो, रोम्बस हो, ट्रेपेजियम हो, या इन सबको छोड़ के जैसे अभी दिख रहा है एक आम क्वाड्रिलेटरल ही क्यों ना हो, तो भी ये चीज हमेशा प्रूव होगी कि आमने सामने की साइड्स का सम क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, अपोजिट साइड्स का सम इक्वल। ठीक है, बोलो मौलिक कैसे साबित करें। कैसे, हाँ यही वाला, ये वाला AS और AP इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो अब जैसे भी हमारा चैप्टर टेंजेंट्स का है, आपके लिए तो ये फायदा है कि जैसे सर्किल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो पहली नजर आपकी रहेगी रिलेटेड टू टेंजेंट, आप टेंजेंट की नजर से देखोगे हर एक क्वेश्चन को, और करीब करीब मैक्सिमम क्वेश्चन उसी के आएंगे, उसी से सॉल्व होंगे। तो आप देखो यहाँ पे P Q R S, तो ये चार ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन सकते हैं सर्किल में। तो P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और S पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो टेंजेंट बन रहे हैं सेम एक्सटर्नल पॉइंट A से, तो जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बनते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। फिर B से सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहे हैं BP और BQ, तो ये दोनों भी होंगे बराबर, ये दोनों भी होंगे इक्वल। फिर C एक्सटर्नल पॉइंट से भी बन रहे हैं दो टेंजेंट्स CR और CQ, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। एंड फाइनली D एक्सटर्नल पॉइंट से भी तो दो टेंजेंट्स बन रहे हैं, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो चार पेयर बन जाएंगे, चार इक्वेशन बन जाएगी। जैसे मैं इसको एड अप करूंगा तो मुझे वो चीज मिल जाएगी जो मुझे ऊपर चाहिए। शुरू करें। अब इसको, ये तो रफली था, इसको करें कैसे, पहले मैं एक बार ऊपर, अच्छा वो तो लिखा हुआ है मेरे पास, क्या प्रूव करना था, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। हाँ जी, नहीं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा उसमें, सिमिलर पैटर्न फॉलो हो रहा है कह सकते हैं, लेकिन लिखने में एक एक दो दो लाइन नहीं है। देखो सिमिलरली कब करते हैं, जब पूरी एक श्रृंखला हमने क्वेश्चन की कर दी, पूरी हमने 1 से 1.5 2 पन्ने भर दिया, अब ये कि यही पेजेस एज इट इज रिपीट होने हैं, जैसे उस दिन हमने किया था सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन। अब यहाँ तो दो दो लाइनें लिखनी है, इक्वेशन तो वैसे भी लिखेगा तू, मेरी बात सुन, इक्वेशन तो लिखेगा, एक लाइन तो इक्वेशन की बनेगी, एक ही दो लाइन बची, फिर उसके लिए सिमिलरली लिखेगा, वो भी सिमिलरली से भर के याद तो नहीं, बता तो रहा हूं कि ये इतना ज्यादा लेंदी नहीं है, इसलिए चार इक्वेशन से इतना ज्यादा ये लेंदी नहीं। हाँ जी, तो कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे देखो एक की मैं लाइन लिख के बता रहा हूँ, हे यार पहले मैं AP और AS के लिए लिख के बता रहा हूँ, क्या लिखेंगे, हे यार AP and AS are the two tangents drawn to the circle from the same external point A, from the same external point A, डन। ये लाइन लिखेंगे सबसे पहले कि सेम एक्सटर्नल पॉइंट A से मैंने ये दो टेंजेंट्स बनाई है। सो अगर ये सेम एक्सटर्नल पॉइंट से हैं तो AP विल बी इक्वल टू AS, डन, ओके। ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। अब B से स्टार्ट करूं तो B से क्या बोलूंगा बताओ, भव्य बोलो, जो B से टेंजेंट बनेगी उसके लिए क्या लाइन लिखेंगे, अरे लाइन बोल, ये पूरी इक्वेशन नहीं, टू द सो द टेंजेंट्स आर इक्वल, दैट मींस BP इक्वल टू BQ, ठीक है। फिर तीसरे के लिए क्या कहेंगे, here CR and CQ are the two tangents drawn to the circle from same external point C। फिर इसके लिए लिख कह देंगे here DR and DS are the two tangents drawn to the same सर्कल फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट D। तो ये लाइन तो कॉपी पेस्ट हो जाएगी, तो मैं इक्वेशंस बना के लिख दूं। अब जब मैं इक्वेशन बना रहा हूं
तो वहां पे शो होगा आपका टैलेंट। या तो आप कर दोगे या फिर बहुत बुरा उलझ जाओगे। तो सुनो ध्यान से, मुझे क्या प्रूव करना है उस पे एक पेनी नजर होनी चाहिए। मुझे प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी। अब ए बी कहाँ है, ये रही, सी डी कहाँ है, अब ए बी के दो टुकड़े कौन से हैं, एपी, और सी डी के दो टुकड़े कहाँ है, सी आर और, तो चार टुकड़े हो गए, एपी बीपी सी आर डी आर। ये चारों टुकड़े एक ही साइड आने चाहिए, या तो चारों एलएचएस में आने चाहिए या चारों, और बढ़िया तो योगा के एलएचएस में आए क्योंकि एबी प्लस सीडी भी एलएचएस में। तो देखो भैया एपी मैंने एलएचएस में रखा है, तो अब इस पेयर में से बीपी को एलएचएस में रखना, बीक्यू को एलएचएस में नहीं रखना, समझे क्या। बीपी इक्वल टू बीक्यू, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। अब जो तीसरा सी से जो आप बनाओगे तो सी क्यू और सी आर बनेंगे, तो बोलो एलएचएस में क्या रखूंगा, सी आर, और आरएचएस में क्या रखूंगा, सी क्यू। और फिर जब डी से बनाऊंगा तो डीएस और डीआर में से डीआर रखूंगा मैं एलएचएस में और डीक्यू रखूंगा, डीएस रखूंगा मैं आरएचएस। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी अरेंजमेंट चेंज कर दिया आपने तो या तो आप कर ही नहीं पाओगे, आगे उलझ जाओगे, ये क्या हो गया, और या फिर जब होगा आप कर दोगे तो टाइम आप करोगे मिटाओगे, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो खास करके आप इस क्वेश्चन में तो ध्यान ही रखना। वैसे अपन इक्वेशंस में इतना कुछ नहीं सोचते कि एलएचएस में लिखें, आरएचएस में लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 वो चीजें सॉल्व हो जाती है। लेकिन जब इक्वेशंस को ऐड करने की बारी आती है, क्या इक्वेशन को डिवाइड करने की बारी आती है, तो कौन किससे डिवाइड होना है, कौन किस में ऐड होना है, सोच के ही इक्वेशन बनानी होती है। अब चारों को ऐड कर दूं मैं, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। वी गेट तो एलएचएस में एपी बीपी सीआर डीआर ऐड हो जाएगा, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर इज इक्वल टू आरएचएस में बोलो एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। ओके, तो एलएचएस में तो आप एज इट इज ब्रैकेट लगा दो एपी प्लस बीपी पे और सीआर प्लस डीआर। आरएचएस में पहले रीअरेंज करो उसको, रीअरेंज कैसे करो, डीएस को उठा के इसके बगल में लेके आओ, डीएस को उठा के इसके बगल में लेके आना पड़ेगा, बोलो समझ आया ना। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मतलब एक बार तो एज इट इज लिख देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डीएस को उठा के एएस के बगल में लिखेंगे, तो ये इधर एएस प्लस डीएस साथ में हो गए, एएस प्लस डीएस यहाँ पे साथ में हो गए, और अब एएस प्लस डीएस को लगा दो आप ब्रैकेट, दोनों का पेयर बन गया, और बीक्यू प्लस सीक्यू का भी ब्रैकेट। तो इम्प्लाई, अब फिगर में देखो एपी और बीपी को जोड़ा तो एबी बना, सीआर डीआर को जोड़ा तो सीडी बना, इक्वल टू आरएचएस में आओ, एएस डीएस को जोड़ा तो एडी बना, और बीक्यू सीक्यू को जोड़ा तो बीसी बना। यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है जी, समझ आया, तो सरल था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी भी याद रखेंगे, कल को ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, अब आपने तो उसको थ्योरम वाइज प्रूव कर दिया, लेकिन कल को ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनके कैसे आ सकता है कि लेट से ए बी की लेंथ दे दे, इन चारों में से किसी तीन की लेंथ दे दे और चौथे की पूछ ले, तो निकाल दोगे ना इक्वेशन में रख के। जैसे ये दे दे 10 और ये दे दे 8, ये दे दे लेट से 16, तो पता करो ये कितनी है, बताओ कितनी होगी। ये 16 की जगह 15 कर दो चलो। हाँ अब बताओ ये कितनी है, ये वाली कितनी हो जाएगी, एडी। चौथी कौन सी साइड बची क्वाड्रिलेटरल की, ये तो बची। तो इन दोनों का सम 10 और 8 18, तो इन दोनों का सम भी 18 ही होगा, तो ये 15 है, तो ये कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऐसा न्यूमेरिकल बन सकता है छोटा सा एमसीक्यूज के अंदर। फिर मत कहना कि इस टाइप के तो क्वेश्चन ही नहीं थे। ठीक है, चले नेक्स्ट। नहीं एक और बताया ना इसी पैटर्न में, मतलब फिगर सेम है, लास्ट है क्या, बड़ा तो ये भी था। हाँ तो क्या हो गया, तो बड़ा था, तो एग्जाम भी तो बड़ा है तुम्हारा, एफर्ट्स भी तो बड़े चाहिए। Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center of the circle। ठीक है, क्या कह रहा है, पढ़ो एक बार। एक वही क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करके बैठा है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। अभी सेम टू सेम जैसे हमने बनाया तो सेम फिगर बना सकते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब यानी चारों तरफ से घेर के बैठा है, चार कोनों पे उसको टच कर रहा है। अब प्रूव क्या करना है
इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स वही ABCD ADBD, ठीक है ना, यही बनेगी, नहीं ADBC बनेगी, ABCD और ADBC, ये अपोजिट साइड का पेयर बनेगा। ये अपोजिट साइड जब सेंटर पे एंगल सबटेंड करेंगी तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि आमने सामने के जो साइड्स हैं वो जब एंगल सबटेंड करेगी तो एक एंगल ये सबटेंड करेगी, एक एंगल वो सबटेंड करेगी, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे, यानी इन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, और इन दोनों का सम भी क्या होगा 180 डिग्री। तो आप करके दिखाते हैं कैसे। इस क्वेश्चन के फिगर में ये इतना तो बनेगा ही बनेगा, इतना तो बनेगा ही बनेगा, बट इसके आगे भी थोड़ा सा बनेगा क्योंकि एंगल भी सबटेंड करने पड़ेंगे। तो एंगल सबटेंड करते हैं हम, ये सेंटर ले लेते हैं, लेट दिस बी द सेंटर, ओके। अब एंगल सबटेंड करो, कोड AB से, कोड नहीं है, टेंजेंट AB से, टेंजेंट AB कह दो, या इस क्वाड्रिलेटरल की जो साइड AB है उससे सेंटर O पे एंगल सबटेंड ऐसे ही करोगे AOB, बोलो, ठीक है। इससे साइड CD से या टेंजेंट CD से जब आप एंगल सबटेंड करोगे तो उसका नाम हो जाएगा एंगल COD, ओके। और फिर इन दोनों का ऑटोमेटिक ही हो गया, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, ये AO और OC स्ट्रेट होने की गारंटी नहीं, ऐसा नहीं है कि AO और CO बिल्कुल स्ट्रेट है, ये हल्का सा भी थोड़ा सा भी बैंड हो सकता है, AO ऐसे हो सकती है और CO सीधा ना हो, हल्का सा भी ऐसे बैंड हो सकता है, तो गारंटी नहीं है कि ये सीधी है, क्योंकि सीधी अगर ये होती तो फिर वर्टिकली अपोजिट बहुत सारे आप कॉन्सेप्ट लगाना शुरू कर देते हैं, बट यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट नहीं लगे। देखो ऐसा हो सकता है, ये जैसे ये थोड़ा सा हल्का सा बैंड कर दो, अब ये देखो ये चार अलग अलग एंगल से ना, ये स्ट्रेट नहीं है ना, तो इसका सम होना कुछ गारंटी नहीं देता है, या दोनों इक्वल है ऐसी कोई गारंटी है, दोनों इक्वल ऐसी कोई गारंटी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसा पेयर ऐसा फिगर यहाँ नहीं बन पाया, बट ये हम मानेंगे ऐसे ही कि ये स्ट्रेट नहीं है, समझ आया, ओके। चलो नेक्स्ट, तो अब आपको प्रूव क्या करना है कि जो आमने सामने के एंगल्स सबटेंड हो रहे हैं इनका सम 180 है, इनका सम 180 मतलब इसका और इसका सम 180 है, एंड देन फिर इसका और इसका सम भी 180 है, ठीक है, इसका और इसका सम भी क्या है 180 है। तो जो टू प्रूव में है, दो पॉइंट से जो आपको टू प्रूव में प्रूव करने हैं, पहला है कि एंगल AOB प्लस इसके सामने वाला एंगल COD, इसका सम 180 डिग्री। सेकंड, ये दोनों आमने सामने वाले एंगल BOC प्लस इधर आ जाओ एंगल AOD, इनका सम 180 डिग्री, ओके, यहां कर दो, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो मैंने इनमें से कोई भी एक चीज प्रूव कर दी तो दूसरी तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि टोटल एंगल सम तो 360 डिग्री होना ही है सर्किल का, तो अगर चार एंगल 1 2 3 4, तो चारों का सम तो 360 बनना ही है, तो अगर इन दोनों का सम 180 है तो बच्चों का भी 180 होगा, या इन दोनों का पहले प्रूव कर दे तो दोनों का भी 180 होगा। प्रैक्टिकली देखे तो एक ही करना है, दूसरा तो कॉमन सेंस करना, तो उसमें लिखना तो पड़ेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस इज इक्वल टू 360, फिर इन दोनों का सम 180, वो तामझाम तो करना पड़ेगा, इक्वेशंस तो बनानी पड़ेगी, ठीक है, लेकिन यह है कि वो हो जाएगा, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सारा जो दिमाग लगाना है वो किसमें लगाना है कि कोई भी एक पेयर इनमें से कैसे सप्लीमेंट्री प्रूव हो। कृतिका ट्राई करो, रेडियस बना दूं, ओके। तो रेडियस कैसे बनती है, सेंटर से ऑन द सर्किल पॉइंट पे लाइन सेगमेंट किसकी पड़ती है, तो ऑन द सर्किल 4 पॉइंट्स है PQRS। तो ये अब तक जो लिखा बना हुआ है वो तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं है, लेकिन अब जो मैं करूंगा वो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होगा नहीं, क्योंकि उसने नहीं कहा, उसने जो क्वेश्चन दिया है उसमें कहीं पर भी OP OQ OR OS की इससे बना हुआ कोई एंगल नहीं गिवन, ठीक है, समझ गए। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे कि ड्रॉ द रेडियस, हम ऐसे करेंगे ज्वाइन द रेडियस, मतलब वो पॉइंट ऑलरेडी है, बस मैं ज्वाइन करने का काम कर रहा हूं, ओके। ज्वाइन द रेडियाई OP OQ OQ OR एंड OS, 4 रेडियाई को ज्वाइन कर। हाँ जी आगे बढ़ो,
with two triangles. अच्छा, how many triangles are there? सक्षम, यहाँ पे कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? नहीं, वो कंबाइंड ट्रायंगल मत सोचना, मतलब सिंगल सिंगल कितने कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं? 4 ही हैं? एक 8 है पक्का? उधर 12 है। देखो, एक तो ये तो ट्रायंगल और कैसे होता है? एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8। सो 8 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं सबको? अरे छोटे वाले के नहीं बोला, सिंगल वालों के लिए बोला। ऐसे ऐसे नहीं कि 2 ट्रायंगल को मर्ज करके आपने ट्रायंगल बनाया, वो नहीं काउंट कर। सिंगल, जैसे कि इधर देखो, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये, तो ये तो सिंगल है, इनको मर्ज करके एक बड़ा ट्रायंगल भी बन रहा है, तो वो मर्ज वाले नहीं लेने, केवल सिंगल लेने। ठीक है, हाँ जी। तो इन 8 ट्रायंगल्स में से मैं कोई से भी 2 ट्रायंगल्स लूंगा जो एडजॉइंट होंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। लेट्स से सरल काम करते हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कौन कौन से रहेंगे ये? OSA और OPA। OSA और OPA, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूं तो अगर OS रेडियस है तो ये परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट, अगर OP रेडियस है तो ये इससे परपेंडिकुलर होगा। तो एक एंगल तो 90 डिग्री यहां से मिल जाएगा, रेडियस बराबर होती है और ये हाइपोटेन्यूज जो है कॉमन है दोनों में, तो RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा क्या? बोलो। ठीक है, SSS से भी हो रहा है, हाँ SSS से भी हो रहा है, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये कॉमन और ये, तो SSS से कर लो, चलो वो ज्यादा आसान है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन तो कर ही दोगे, तो लिखवाओ। जॉइन द रेडियाई OP, OQ, OR एंड OS। ठीक है, जॉइन द रेडियाई OP, OQ, OR एंड OS। चलो प्रूफ में हम क्या करेंगे? हेयर इन ट्राइंगल OSA एंड ट्राइंगल OPA, तीनों साइड से इक्वल दिख रही है, वो सबसे सरल तरीका है। OS बराबर OP कर देना, फिर OA बराबर OA कर देना, फिर क्या? AP बराबर AS बराबर इधर से AS लेके उधर से AP कर देना। ठीक है, तीनों के रीजंस क्या क्या रहेंगे? ये तो रेडियस है, ये कॉमन साइड है, और ये टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट है। टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, तो इक्वल होंगे ना, सेम एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहे हैं तो। ओके फाइन, तो SSS फ्लो चेक कर लेना, OS OP, अगला OA OA, अगला AS AP। ठीक है, सो बाय यूजिंग नहीं, हाँ सो बाय यूजिंग SSS कॉन्ग्रुएंस, सिमिलरिटी नहीं, कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल OSA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OPA। एक बार जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, साइड्स तो वैसे इक्वल पता है मुझे, हम करने वाले थे एंगल्स, क्योंकि क्वेश्चन भी था एंगल्स का। तो टेल मी, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्या? कौन से? ये मतलब ये और ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। नाम क्या रखें हम इसका? एंगल AOS इक्वल टू एंगल AOP होगा बाय CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। अब इसको ले लो आप इक्वेशन नंबर डन। तो ऐसे आप समझ पा रहे हो, 4 इक्वेशन बनेगी। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो ये दोनों एंगल इक्वल आएंगे, इन दोनों को करोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे, और फिर फाइनली इन दोनों को करोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। ठीक है, बना दूं 4 इक्वेशन। तो अब आपको क्या करना है? एक्चुअली सिमिलरली करके करना पड़ेगा। सिमिलरली ट्रायंगल, बताओ ट्रायंगल का नाम बताओ।
OPB, सिमिलरली ट्राइंगल OPB B कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? OPB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा OQB से, वहां से बाई CPCT क्या आएगा? वहां से बोलो एंगल POB इक्वल टू एंगल QOB ओके। एंड दिस ये भी बाय रीजन तो वही हो जाएगा बाय CPCT ओके। और इक्वेशन हो जाएगी 2। अब अगेन यहाँ पे LHS RHS का अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप 2 प्रूफ पे नजर डालें। जैसे सपोज करो मैं AOB प्लस COD करने वाला हूं, तो AOB देखो इधर स्क्रीन पे AOB में कौन कौन से एंगल्स हैं? AOB में 2 एंगल्स तो ये हैं, 2 एंगल्स तो ये हैं, और COD में 2 एंगल्स ये, यानी 1 2 3 4 ये एक साइड आने चाहिए। तो आ रहे हैं क्या? चेक करो। नहीं आ रहे, नहीं आ रहे ना, अभी हमने गलत कर दिया ना। बोलो देखो ये दोनों एंगल साथ में आने चाहिए थे, AOP और BOP, AOP और BOP साथ में आने चाहिए थे। तो AO, ये B भी गलत लिखा है, ठीक है, वही तो बात है। AOP करो इसको, तो इसको क्या करो, या फिर इसको एक्सचेंज करके लिखो, इधर AOP लिख दो और उधर क्या लिख देंगे हम? AOS, एंगल AOP, और इसको क्या लिख देंगे? एंगल AOS। अब इधर आओ, इसको BOP लिखो, तो AOP BOP साथ में हो गए ना, एंगल AOP एंगल BOP साथ में हो गए। और उधर क्या लिखेंगे हम इसको? AOP AOS, तो इसको BOQ लिखो, BOQ डन, एंगल BOQ। अच्छा जी, अब मैं जिससे पूछूं वो इक्वेशन तीसरी बताएगा। हाँ रुद्र बताओ, पहले तो बताओ ट्राइंगल कौन कौन से कॉन्ग्रुएंट होंगे तीसरी इक्वेशन के लिए ना? QOC, ट्राइंगल QOC। देख मैं ट्राइंगल के नाम O से स्टार्ट करता हूं तो मेरे चेन मत तोड़, वो चेन कंटिन्यू कर। O से स्टार्ट करके बता। ट्राइंगल OQC ओके, ट्राइंगल OQC कॉन्ग्रुएंट टू दूसरा बोलना OQC, तो ORC बोलना। जब O से Q रेडियस जा रहा है तो O से R रेडियस जाओ ना भाई, तभी तो कॉन्ग्रुएंस रूल कर रहे हैं ना हम। तो फ्लो में जाना जरूरी है नहीं जरूरी? रेडियस के सामने रेडियस आनी चाहिए ना। तो OQC कॉन्ग्रुएंट टू ORC, ठीक है। इंप्लाइज यहां से 2 एंगल भी बता दें, सोच समझ के बताइए, होमवर्क दे दूंगा नहीं तो मैं पनिशमेंट। सोच समझ के एंगल COQ इक्वल टू एंगल COR। कितने बच्चे मानते हैं कि ये अरेंजमेंट सही है? ये सारे मानते हैं? हाँ रुक गया मैं तो आराम से देख, क्या ये अरेंजमेंट सही है क्या इक्वेशन 3 का? कौन से 4 एंगल एक साथ आने चाहिए थे भैया? इधर देखो, 1 2, तब जाके AOB बनता। AOB के साथ क्या चाहिए? COD में ये यानी 1 2 3 4, ये चारों LHS में आने चाहिए थे। तो AOP BOP तो आ गया। अब इसमें AOP BOP के बाद COR इसके साथ आना चाहिए, तभी तो AOP BOP COR इधर आएगा। तो अरेंजमेंट गलत है, सही नहीं है। सुना? अब अगर हम ऐसे गलत अरेंजमेंट करेंगे तो या तो हम इक्वेशंस को ऐड ही नहीं कर पाएंगे, उलझ जाएंगे। जो सरल सा क्वेश्चन था उसमें लगेगा कि इतना मुश्किल क्यों लग रहा है, और या फिर अगर आपको पता भी लग गया कि क्या गलती है तो भी उसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ गए? तो COR इधर लिखो, इवन इसमें ट्राइंगल का नाम भी उल्टा लिखना पड़ेगा। इस ट्राइंगल को इधर लिखो, इस ट्राइंगल को इधर लिखो, ठीक है। COR COQ, तो ट्राइंगल का नाम भी सही करो, Q की जगह R, R की जगह Q, क्योंकि CPCT में इस ट्राइंगल के पार्ट्स इधर लिखते हैं, इस ट्राइंगल के पार्ट्स इधर लिखते हैं। तो ORC और OQC इधर भी गलत लिखे हुए हैं, ऊपर भी गलत लिखे हुए हैं ना, इधर सही है, सबसे ऊपर वाले में गलत है। तो इधर S और उधर P, अभी ठीक है, इधर P इधर S, ठीक है। अब चौथी इक्वेशन, हाँ मौलिक पहले चौथी इक्वेशन के लिए ट्राइंगल का नाम बताएगा। तो सुन, इधर सिमिलरली तो कर सकता है मयंक, लेकिन केवल ट्राइंगल का नाम लिखकर, ट्राइंगल का नाम लिखना है, मतलब ये करने की जरूरत नहीं है, पर ट्राइंगल का नाम एटलीस्ट लिखना है, ओके।
हाँ बोलो। सिमिलरली चौथा इक्वेशन बनाने जा रहे हैं हम, बोलोगे आज ही? ओ आर डी, ओ आर डी कॉन्ग्रुएंट टू ओ एस डी, ट्राइंगल ओ एस डी। तो इंप्लाइज करके इक्वेशन बनाइए। फ्लो तोड़ रहा है तो फिर से मेरा सीधा बैठ, पहले तो आप भी सीधे बैठिए। देखो इस एंगल का नाम कहां से चालू हुआ? इसका, इसका, उसका किससे होगा? हाँ एंगल डी, एंगल डी ओ आर, और उधर एंगल डी ओ एस। अब अरेंजमेंट सही है क्या? सी ओ आर के साथ डी ओ आर आना चाहिए था। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी ये। अब ऐड कर दूं चारों को? चलो नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। वी गेट, वी गेट। तो इधर से था एओपी, याद है मुझे एंगल, आपको भी याद होना चाहिए एंगल एओपी। सेकेंड इक्वेशन में था एंगल बीओपी, थर्ड इक्वेशन में था एंगल सीओआर, एंड फोर्थ इक्वेशन में था एंगल डीओआर। अब इसके आरएचएस भी याद है क्या? देखो एओपी के सीध में क्या था? बीओपी नहीं, एओएस। बीओपी की सीध में क्या था? एंगल बीओक्यू। और सीओआर के सीध में सीओक्यू, एंगल सीओक्यू। और डीओआर के सीध में डीओएस, डीओएस। ठीक है, ब्रैकेट्स लगा देंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, इन दोनों पे, इन दोनों पे। और इधर, इधर पहले डीओएस को इधर लाना पड़ेगा, इन दोनों का पेयर बनेगा, और इन दोनों पे, राइट? ठीक है, इंप्लाइज एओपी, एओपी बीओपी मिलके एओबी बन जाएगा, प्लस सीओआर डीओआर मिलके एंगल सीओडी बन जाएगा, एंगल एओएस और एंगल डीओएस मिलके एंगल एओडी बन जाएगा, और एंगल बीओक्यू सीओक्यू मिलके एंगल। लेकिन अभी भी जो हमको चाहिए वो प्रूव नहीं हुआ है। अभी हमने क्या प्रूव कर दिया? हमने क्या प्रूव कर दिया कि आमने सामने के एंगल्स का सम बराबर होगा, पर हमने ये नहीं प्रूव किया कि दोनों का सम 180 डिग्री होगा। हमारा काम है दोनों का सम, इसका सम 180, इसका सम 180 प्रूव करना। अभी तो हमने केवल बराबर प्रूव किया है। तो अब आगे क्या करेंगे? इन चारों का सम 360 है, चारों का सम 360 है, एंगल्स इन फुल सर्कल, ये दोनों का सम, दोनों का सम बराबर है, तो 360 का आधा आधा ही काटेंगे। और ऑप्शन के पास नहीं है ना, सपोज करो 4 दोस्तों के पास 360 रुपए हैं। अब इन दो दोस्तों के पास और इन दो दोस्तों के पास का जो जोड़ है वो बराबर है, तो ये जोड़ होगा, ये हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ? रुक गया ना तू? कर ले, कर ले। ठीक है, नाउ आप चुप रहे, चुप रहे, सर बता रहे हैं। नाउ एंगल, हाँ बोलो, इन चारों का सम कर देंगे हम, एंगल एओबी। इसको इक्वेशन कौन सी हो गई ये बताओ? इक्वेशन 5th। So now angle AOB plus angle COD plus angle AOD plus angle BOC is equal to 360 डिग्री। रीजन क्या लिख देंगे? एंगल्स इन ए फुल सर्किल। तो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 का इस्तेमाल करके हम लिखेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 and equation 6 we get this equal to 360 by 2। ठीक है, एंगल AOB प्लस एंगल COD इक्वल टू एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल टू, चारों का सम 360, आधा आधा बांटो, आधा करने के लिए डिवाइडेड बाय 2, यानी हर एक को 180 डिग्री मिलेगा। तो एक ही इक्वेशन में हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी। इसका सम भी 180 आ रहा है और इसका सम भी 180 डिग्री आ रहा है। हेंस प्रूव। ठीक है, देखें, लेट्स सी, प्लान तो किया है, देखते हैं।
एग्जीक्यूट होता है। आ जाओ, जो भी भेजा था इधर दिखाओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.